राही मासूम रजा जी के बहुचर्चित उपन्यास आधा गांव के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि तनु जो है वो काली शेरवानियों से उलझ पड़ता है कि पाकिस्तान बनाने की जद्दोजहद में वे लोग मजहबी नफरत को जो फैला रहे हैं उसकी खेती अंत में हम ही लोगों को काटनी पड़ेगी। क्योंकि उसने जंग देखी है और वह ये बात समझता है कि जंग जो है किसी का भला नहीं करती। जंग के मैदान में इंसान किस कदर वहशी बन जाता है और सबसे बड़ा नुकसान जो है वो इंसानियत का होता है। ये सारी बातें वह काली शेरवानियों को समझाने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। वहां से उठकर वह घर आ जाता है और सलमा से शादी के लिए हामी भर देता है और सईदा को खत लिखने बैठ जाता है। रात में सईदा का जब जवाब आता है तो उसके जवाब का खत जो है लेकर वो घर के बाहर निकल जाता है। एपिसोड हमने यहां छोड़ा था और उसे हम वहीं से पिक करेंगे। 2-4 लाइनें हमेशा की तरह पीछे से पढ़ूंगी। इस एपिसोड में अपना ध्यान बनाए रखिएगा। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। वह बाहर निकल गया। दूर से एक इक्का आ रहा था। घुंघरूओं की आवाज इक्के से आगे आगे भागी चली आ रही थी घर तक। वह रुक कर देखने लगा और सोचने लगा कि मुहर्रम के बाद कौन आ सकता है। तो इस उपन्यास में हमने पढ़ा कि शिया मुसलमान जो है वो मुहर्रम के बाद भी 40 दिन तक कोई शुभ कार्य नहीं करते, यहां तक कि एक दूसरे के घर भी आना जाना अवॉइड करते हैं। उस इक्के पर एक ही सवारी थी। तनु दालान की सीढ़ियों पर आ गया, फिर सीढ़ी से रास्ते पर दाहिनी तरफ बंसवाड़ी के पास लड़कों का एक गोल मुस्लिम लीग जिंदाबाद का सबक याद कर रहा था और गला फाड़ फाड़ कर याद कर रहा था। तनु उन बच्चों को देखकर मुस्कुरा दिया। लड़कों के उस जुलूस में कई हिंदू लड़के भी थे और वह भी मुसलमान लड़कों की तरह गला फाड़ फाड़ कर मुस्लिम लीग को जीने की दुआ दे रहे थे। तो इस उपन्यास में लगातार हम पढ़ रहे हैं कि गंगौली के उत्तर पट्टी और दक्षिण पट्टी के इलाकों में जो है जितने भी हिंदू रहते थे वे लगभग सभी अछूत थे। चाहे वे जुलाहे हों, बढ़ई हों, चमार हों, भर हों, कुम्हार हों, कोई हो, वे सभी के जो पालने पोसने वाले थे वो सभी मुसलमान थे। इसलिए शायद ये लोग उनकी हाँ में हाँ मिला रहे होंगे, ऐसा मुझे जान पड़ता है। बाकी मेरी इंटरप्रिटेशन गलत भी हो सकती है। एक कौन कसम का पाकिस्तान बन रहा है भाई? उसने कम्मो से पूछा। का मालूम साहब। कम्मो ने होम्योपैथी की किताब को उसके गिलाफ में रखते हुए कहा, हई एक वे पर कौन आ रहा? हम यही सोच रहे कि ईते कौनो फसिल ना है कऊ के आवे की। उसने इक्के की तरफ देखते हुए कहा जो अब तक पास आ चुका था। ए भाई, ईते फुन्नंदा लग रहे। वह इक्के की तरफ दौड़ पड़ा। आदाब। उसने उतने ही जोर से आदाब का नारा लगाया जितने जोर से लौंडे मुस्लिम लीग जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। ए भाई, तुम कब आ गए हो? फुन्नन मियां ने हैरानी और प्यार से पूछा। रोक मादर चौथ। उन्होंने इक्के वाले को डांटा। क्षमा कीजिएगा, आगे भी पूरे एपिसोड में इस तरह की कई सारी गालियां आपको सुनने को मिलेंगी, पहले ही क्षमा प्रार्थी हूं। इक्का रुक गया। वह उतर पड़े। उन्होंने तनु को लिपटा लिया। वह उसका बदन टटोलने लगे। ए भाई, ई तै कैसी लड़ाई पर गया रहा है? तै तो अपना जोड़ जोड़ लौटा लियाया। तय हुआ लड़ा ओड़ा रहा कि ना? मतलब गले लगकर उसका पूरा बदन टटोलकर वे देखना चाह रहे थे कहीं कोई हड्डी बड्डी तो नहीं टूटी, कोई गोली वोली तो नहीं लगी। तनु हंस दिया। ये आप एकदम से आ कैसे गए? अब बेटी चौथ चोड़ दीहिन तो हम का करते? क्षमा प्रार्थी हूं। हम तो बहुत कहा कि 25 बरस की मियाद में अभई जमाना पड़ा है, बाकी हमरे सुनबे ना के हिन सब। यह खबर सारे गांव में फैल गई कि फुन्नन मियां आ गए। करीब करीब सारा गांव घर से निकल पड़ा। बस उत्तर और दक्षिण पट्टी के मीर साहेबान नहीं निकले। फुन्नन मियां सबसे मिले। उन्होंने सबकी खैरियत पूछी। तो मीर साहेबान को खासे व्यंग्य के तौर पर यहां पर राही मासूम रजा जी ने लिखा है। वे लोग जो फुन्नन मियां को गिरफ्तार करवाने में सबसे आगे थे, जैसे कि हम्माद मियां, वो लोग नहीं निकले। सुन रहे कि मिगददवा सैफुनिया से बिहा कर लेहिन? उन्होंने ऊंची आवाज में सवाल किया। उनकी आवाज हम्माद मियां के जनाने मकान तक गई और हम्माद मियां बल खाकर रह गए। हम्माद रोकबे ना कहीं ई बिया को? तो हरिया बात, कुलसुम बोली। उनका बस चलता तो वो खुद है बिया लेते ओके। धत। फुन्नन मियां ने अपने पास खड़ी हुई पम्मो को देखकर घुड़का। उसने रोने के लिए मुंह बनाया ही था कि उन्होंने लपक कर उसे गोद में उठा लिया और फिर हवा में उछाल दिया। पम्मो ने बाकायदा रोना शुरू कर दिया। फुन्नन मियां ने अपनी बड़ी बड़ी मूछें पम्मो की गर्दन में चुभो दी। पम्मो हिटकने लगी। मगफिया हंसते हंसते लोटपोट हो गई। जाइए ए अब्बा, उसने बड़ी मुश्किल से कहा।
अरे ये नाना है रे, उसने पम्मो को चुमकारा, मगर पम्मो ने शायद उसकी बात नहीं मानी। वे रोती ही रही। फुन्नन मियाँ हंसते रहे। फिर उन्होंने पम्मो को एक बिस्तर पर फेंक दिया। तनी एक ठो लुंगी दो, उन्होंने कुलसुम से कहा। पोखरे पर नहाए एक जमाना हो गया, तनी नहा आए। हिया ही काहे ना नहा लियो, कुलसुम ने कहा। वह अभी कुछ देर तक उन्हें देखना चाहती थी। वह जानना चाहती थी कि जेल में गुजरने वाले वक्त ने उसके फुन्नन को अगर बदला है तो कितना बदला है। सवाल बदन का नहीं था, क्योंकि बदन की आंच की सीमा से तो वह बहुत पहले ही निकल चुकी थी। सवाल उस आत्मा का था जिसके लिए कुलसुम ने बेहतर जिंदगी को तज कर रखनी बनना कबूल कर लिया था। लेके रहेंगे पाकिस्तान, दुल्हन नारा लगाता हुआ घर में आया। कैसे ले बे, फुन्नन मियाँ ने सवाल किया। दुल्हन चकरा गया। नाना को आदाब ना कियो, कुलसुम बोली। आदाब, दुल्हन ने सलाम किया। कैसे ले बे पाकिस्तान, फुन्नन मियाँ ने अपना सवाल फिर किया। अलीगढ़ वालन से, दुल्हन ने सोच विचार के बाद जवाब दिया। ई अलीगढ़ वाले तो को कहाँ मिल गए, आए रही दुई जने ओट मांगे, कुलसुम ने कहा। हमहू से कहीं के ओट मुस्लिम लीग ई बोहार गवा ओट का होथे, तन तू का कहो। हम ता कहा कि हम ता मुमताज को ओट देंगे, बाकी हम जब गए ओट देवे तो ओमे मुमताज का नमवा ना रहे। हम ते कगदवा लेके घर चले आए। तुहे जेल में इम्तियाजों की कौनो खबर मिली कि ना? का जेलवा में हम डाक खाला खोले रहे, फुन्नन मियाँ ने कहा। बाकी हम तो समझ रहे कि इम्तियाज हो गए। एहे खुदा ना करे, मां तड़प गई। ई बतिया तोरे मुंह से निकली कैसे? सब फौज वाले लौट आए, मतलब किसी ना किसी सूरत में उनकी हर खबर आ गई। या तो वे खुद जिंदा आ गए या उनके मौत की खबर तक आ चुकी है गांव में, उसी का जिक्र है। सब फौज वाले लौट आए, फुन्नन मियाँ ने कहा। अब बहुत से तो जेलों पहुंच गए। कौनो आते ही फौजदारी के हिन, कौनो कोई की औरत उठा ले गए, कोई चोरी के हिन, कोई डाका डालिस। इम्तियाज होते तो लौट चुके होते। हम लोगन की किस्मत में औलाद का सुख ना है। दुई ठो लड़के रहे, दोनों मारे गए। लड़कियां तक कंधा न दे सकती। हमरी तोहरी लशिया कौन उठाइए हैं? तू जाओ नहाओ, कुलसुम ने कहा। ई तू कैसा बात कर रहे हो? जेलवा में एक ठो कैदी रहा, कानी कौन सिंह, फुन्नन मियाँ बोले। कम्युनिस्ट रहा। वो कहता कि खुदा उदा सब झूठ है, मतलब खुदा उदा कुछ नहीं होता। हम की बात न माने। एक दिन जब वो बहुत टाइम टाइम लगाइस था ते साले के 2 हाथ मारो दिया। बाकी है ई सोचे की बात, हम्माद सभे का हक मारे हैं तबो मजे में हैं। अल्लाह मियाँ होते तो हम्माद की कमान ऐसे ना चढ़ सकती रही। तो मतलब फुन्नन मियाँ भी कहीं ना कहीं शक व शुबा कर रहे हैं खुदा के होने ना होने पर। यदि खुदा होते तो क्या कोई बेईमान इस कदर फल फूल सकता था? और ये बात तो सभी जगह लागू होती है। वे कंधे पर लुंगी डालकर घर से निकल गए। कुलसुम ने देखा कि उनके चौड़े कंधे झूल गए हैं और उसे यह भी लगा कि उनकी आंखों में वे चमक नहीं है। उसका जी भर आया, बड़ी बड़ी आंखें भीग गईं। फुन्नन मियाँ की निगाह हम्माद पर पड़ी, जो अपनी ऊंची खंबिया में गया अहीर को कुछ समझा रहे थे। फुन्नन मियाँ ने फौरन जोर से गला साफ किया, मूंछों पर ताव दिया और आगे बढ़ गए। मतलब ये ऐलान कर दिया कि सरकारी जेल भी मुझे नहीं रख सकी, मैं लौट आया हूं, सावधान। क्योंकि ये हम्माद मियाँ ही थे जिनकी झूठी गवाही पर फुन्नन मियाँ को जेल हो गई थी। सलाम मीर साहब, हाजी गफूर ने कहा। का हाल है भाई, फुन्नन मियाँ ने कहा। और रे भाई, तोरी दड़िया में जो ठो बाल काला छोड़ गए थे वो सब मौजूद हैं जिसके तस? आपो की बात, हाजी गफूर ने ठंडी सांस भरी। बुढ़ाना गईली, महंगाई गांड मार दीले बाय, माफ कीजिएगा यही शब्द है। बल्ली साई के मोड़ पर लड़कों का एक जुलूस एकदम से नारे लगाने लगा। नारे तकरीब, तकबीर, अल्लाह अकबर, कायदे आजम जिंदाबाद, मुस्लिम लीग जिंदाबाद। हई लड़कवा सब पागल हो गए हैं का? फुन्नन मियाँ ने पूछा। कमाल ई हो मीर साहब कि जोर जोर से उहे लोगन चिल्लात बाड़न कि जो ओटर ना बाड़न। हम ओटर हैं तो हमरा बात कौनो पूछबत न करबे। कितनी बढ़िया बात बोली है कि जिन्हें वोट देना नहीं है वो इस मामले में उलझे पड़े हैं और जो वोटर है उनको कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो एक बार फिर जो पिछले एपिसोड में हमने जिक्र किया था कि नए मुल्क
को जुबानों पर चढ़ाने के लिए नई नस्लों की जरूरत होती है, वो बात यहां पर बाकायदा एक बार फिर साबित होती है। बाकी जेके देखो आप उही तकरीर करत मिली इहो लौकत बाय की ई पाकिस्तान बन जाई। हई जिन्ना साहब कहाँ के बड़न? आखिर ये जिन्ना साहब हैं कौन, कहां से हैं? का मालूम कौन है और कहां का है। सुन रहे हैं कि लंदन में ओकालत करता है, तो अंग्रेज वे सब तो ना भेज ले बाड़न एक सिखाए पढ़ाए के। गांव देहात के लोगों की अकल ज्यादा है शहरों से। अब मारो गोली ससुरन के, फुन्नन मियां ने कहा। अब पाकिस्तान बनी बे करी है तो गंगौली से बहुत दूर बनी है। तू जाके अपनी चरखी संभालो और ताना ठीक करो। पाकिस्तान ओकिस्तान पेट भरन का खेल है। मतलब जिसे खाने पीने की मौज है वही ये सब बेकार की बातें सोच सकता है, सियासी चीजों में पड़ सकता है, वही मजहबी नफरतें फैला सकता है, क्योंकि उनका पेट भरा हुआ है, उन्हें खाने पीने की कोई चिंता नहीं है। और यहाँ पर यह भी साबित होता है कि आम जन को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि उनके जहन में जबरदस्ती ये सारी बातें बिठा ना दी जाएं नफरत की। फुन्नन मियां आगे बढ़ गए। दो तरफा मकानों से करघों की आवाजें आ रही थी। खट खट। जुलाहे कमर कमर जमीन में दफन गाड़े में थान गमछे और लुंगियां बनाने में जुटे हुए थे। जुलाहे ने बच्चों को दूध पिला रही थी और आपस में बातें कर रही थी। कुछ मैले कपड़े धो रही थी और आपस में झगड़ रही थी। सामने शियों की मस्जिद का काम हो रहा था। दीवारों का कद निकल आया था। मतलब नींव डलने के बाद दीवारें भी ऊपर तक खड़ी हो गई थी। गड़ाई के किनारे दो लड़के उकड़ों बैठे बीड़ी पी रहे थे और मछली के कांटा खाने की राह देख रहे थे। इस मानूस वातावरण ने फुन्नन मियां को गुदगुदाना शुरू किया। वे धीरे धीरे गुनगुनाने लगे। अंगड़ाई भी वे लेने न पाए। हाथ उठा के हाथ देखा तुझे तो छोड़ दिए मुस्कुरा के हाथ। लेकिन वह गजल इस शेर की सोज की धुन को गुनगुना रहे थे। जवाद मियां के दालान में चहल पहल देखकर वे रुक गए। जवाद मियां का सारा बदन कहकहे लगा रहा था और खिला पड़ रहा था और खुशी के तनाव से मस्का जा रहा था। जवाद मियां जोर जोर से बातें कर रहे थे। हम कह रहे हैं कि 5 सेर दवाई लिखे से का फायदा। जवाद मियां ने एक जुलाहे को पकड़ रखा था। हलक तक पी जाओ सब हूं, पियाला जस का तस महजूद। दवाई ता ई है कि झांट बराबर की 3 ठो सुफेद गोली मरीज खाई ना कि ये या अली कह के उठ खड़ी ना भवा। तो ये सारा जिक्र है कम्मो जो होम्योपैथी की पढ़ाई कर रहा था और अब डॉक्टर बन गया है। उसके पिता, सौतेले पिता जवाद मियां जो हैं वो लोगों को बता रहे हैं कि जो हकीम साहब दवाई देते हैं ना उससे तो बहुत बढ़िया है छोटी छोटी होम्योपैथी की गोलियां। 2-3 गोली खाओ और बस एकदम तंदुरुस्त हो जाओ। उसी का यहाँ पर जिक्र है और साथ ही जिक्र है या अली का फुटनोट में, वो मैं आप लोगों के लिए पढ़ देती हूँ। शिया मुसलमान ये मानते हैं कि रसूल के दामाद अली तमाम मुश्किलों को आसान करते हैं, इसलिए वे उन्हें मुश्किल कुशा मतलब मुश्किलें दूर करने वाला कहते हैं। तफज्जुल वो बेचारी साल भर से झिंगती रही। मियां अली कबीर ओ को उब्बाद का सारा दवाखाना खिला पिला दिहिस। बाकी तनिको जो फायदा भवा होता। एक दिन तजफ्फुला कमालुद्दीन से जिक्र की हिस। उन्होंने इस मौके पर कम्मो कहना उचित ना जाना। अब वह माशाअल्लाह से डॉक्टर हो चुका था, इसलिए उन्होंने उसका पूरा नाम लिया। तक कम्मो हमरा मतलब है कि कमालुद्दीन ओ को अपनी 2 खुराक दवा दिहिन और कहिन के एह के खिलाए के देख ले। झूठे भिंचोद पर खुदा की फटकार। 3 खुराक में ऊ लगी प्लेट भर भात खाए। क्षमा की जगह आगे भी बहुत सारी गालियां मुझे पढ़नी पड़ेंगी, पहले ही क्षमा प्रार्थी हूं। तो वे बता रहे हैं कि कम्मों की दवाई छोटी छोटी गोलियां इतना असर कर गई कि 2 ही 3 खुराक में जो है वो भला चंगा हो जाता है मरीज। हाँ मीर साहब काही नहीं, जुलाहे ने कहा, खुदा जे के हाथ में सफा दे दे। हम तक कह रहे हैं कमालुद्दीन से के शहर के डागदरन अर्थात डॉक्टर्स की तरह से बड़े से टीन पर लिखवा देही, खंभवन पर टंगा लियो कि ई है डागदर कमालुद्दीन का दवाखाना। यहाँ सस्ता इलाज होता है और फायदा जल्दी होता है। फायदा ना है तो 5 रुपया इनाम और दवा का दाम वापस। बाकी कम्मो अभी ना मान रहे। फुन्नन मियां को देखकर वे ये भी भूल गए कि वे टाट बाहर हैं और बोले, तुम कब आ गए हो जी?
थोड़ी देर भई, फुन्नन मियाँ ने कहा, और तू ई का जलसा जमाए खड़े हो, एक को लड़का उड़का पैदा कर लिए हो का? तो कम्मो चूंकि इनका अपनी औलाद नहीं है, रहमान बो का बेटा है ये, और रहमान बो जो है वो रहमान की पत्नी थी और अब जो है वो जवाद मियाँ की रखनी है। अरे ई रेयाल साली गांड ना मारे रहती तो तोरा इहो अरमान पूरा कर देते। जवाद मियाँ मुस्कुराए, हम अभई कौनो काम में बंद ना है, तय का सुन रहा बे? उन्होंने छोटे बेटे फिद्दू को डांटा जो पास ही खड़ा जलेबियां खा रहा था। हम सुन ना रहे, फिद्दू ने कहा, हम खा रहे। जाते हो ससुर के दे दू हाथ, जवाद मियाँ ने हंसकर कहा। फिद्दू जलेबियां खाता हुआ घर में चला गया। शब्दावली के लिए क्षमा प्रार्थी हूं, आगे भी हैं। और का हाल है? फुन्नन मियाँ ने पूछा। अरे तनी चिलम भर लाओ, जवाद मियाँ ने हाँक लगाई। तुम सुनाओ, जेल में कैसी गुजरी? खूब गुजरी, फुन्नन मियाँ ने कहा। अरे हम फिरो हम रहे, जेलर साले की माँ चोद के रख दिया, दामाद बना के रखिस। क्षमा प्रार्थी हूं। फिद्दू ने ताजा किया हुआ हुक्का लगा दिया। फुन्नन मियाँ बैठ गए। जवाद मियाँ ने हुक्के का गट्टा दबाया। फुन्नन मियाँ ने पहला कश लिया, धुएं ने गला पकड़ लिया। वह खांसने लगे, उनकी बड़ी बड़ी आंखें सुर्ख हो गईं। जना रहा कि तुम हुक्का पीना भूल गए हो, जवाद मियाँ ने कहा। ल्यो, फुन्नन मियाँ ने लुंगी से आंखें पोंछते हुए कहा। खाली हुक्के पीना थोड़े भूले हैं, का मालूम बीवी के साथ सोना हूं याद है कि नहीं, आज देख लियो, जवाद मियाँ ने राय दी। फुन्नन मियाँ खिलखिलाकर हंस पड़े। वे तमाम दीवारें धड़ाम से गिर गईं जो बिरादरी के फैसले ने उठा दी थी। मतलब इन्हें टाट बाहर कर दिया था और अब फिर से वही भाईचारा देखने को मिल रहा है। ए भाई, अच्छे रहे हो ना? रहमान बो की आवाज आई। वे फुन्नन मियाँ के सामने नहीं आती थी। जब वह रहमान की बीवी की हैसियत से ब्याह कर आई थी तो उसने फुन्नन मियाँ से पर्दा नहीं किया था, लेकिन जवाद मियाँ की रखनी बनने के बाद से ही वह फुन्नन मियाँ से पर्दा करने लगी थी। अरे तय अब का छिप रही, फुन्नन मियाँ ने मूछों को बराबर करते हुए कहा। अब हम कोई की बीवी उठाए काबिल न रह गए हैं। तोरा कौन एतबार, रहमान बो ने कहा। ए भाई, अब तय कम्मों की बेहूदी का है ना, तनी डगदरिया चल जाए दियो, मतलब डॉक्टरी उसकी चल जाए। जवाद मियाँ ने दिया। हम तो हम्माद के घर पयाम भेजे के सोच रहे, हम्माद तोरे जोड़े का ना है, फुन्नन मियाँ ने कहा। कम्मों के बाप के सैयद होए में कौनो शक ना है, कम से कम समधी तो सैयद रहे, तब हम्माद कब के सैयद हो गए? जौन ऊ सैयद हैं तो हमरे लोग बिल्कुल है पैगंबरे ना हो जाएंगे। तो पहले भी ये जिक्र आ चुका है, हम्माद मियाँ का खानदान जो है वो दागी खानदान माना जाता था, क्योंकि उनकी जो माँ थी वो जुलाहिन थी, इसलिए इनको दागी खानदान का माना जाता था। हालांकि इनके पिता सैयद थे, इसीलिए सारा जिक्र चल रहा है। और जवाद मियाँ का बेटा कम्मो जो है वो एक खालिस सैयद की पैदाइश था, जैसा कि उपन्यास में जिक्र के हिसाब से मैं आपको बता रही हूं। ई सुन्नियों की ना तू, जवाद मियाँ ने सवाल किया। हिया मार तन्नू खेलवाड़ मचाए हैं, कह दीन कि हम सल्लो से बिहाना करेंगे। साल भर में गांव भर में बात उड़ गई, हम उसका टेटुआ दबाया कि ना करी है तो टंगिया चीर देंगे धर के। कलकत्ता लखनऊ न बाशद गंगौली में ई ना हो सकता। हम कह रहे कि जौन फुस्सू वसीहत गड़ी लिहन तो एमे सल्लो का कौन कसूर, बस तनु लगे बगले झांके। तो फिर हम नरम पड़ गए, सुन रहे कि तारीख पड़ गई। लेकिन तन्नू की तारीख पड़ जाने से अगर किस्सा खत्म हो गया तो ये दिल का दर्द कम क्यों नहीं होता? ऐसा क्यों है कि सईदा की बड़ी बड़ी सियाह आंखें हर वक्त टकटकी बांधे देखती रहती हैं? शादी का दिन जैसे जैसे करीब आता गया वैसे वैसे उसके दिल की तन्हाई बढ़ती गई। वह कोई कवि तो था नहीं कि विरह के गीत के साथ उसको दर्द में ढाल लेता। वह तो बस ये करता कि जब दर्द बहुत बढ़ जाता तो वह सईदा को एक खत लिखता और फिर उस खत को कई कई बार पढ़ लेने के बाद फाड़ डालता। तो आज का एपिसोड हम यहीं विराम देंगे और अगले एपिसोड में जानेंगे कि तन्नू के दिल का हाल क्या था, शादी का माहौल किस तरह आगे बढ़ रहा था, खुशी के गीत चल रहे थे, लेकिन तन्नू किस तरह तन्हाई में डूबता जा रहा था। इन सब का जिक्र जो है हम अगले एपिसोड में करेंगे। बाकी विचार मंथन तो जारी ही रखिएगा। इसी के साथ मैं आपको छोड़ा चाहती हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। जय भीम।